जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरी मेरी जान है तू। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के, मैं खिल जाऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं तेरे खेतों में लहराऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो जय गुरुदेव सभी को, और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक 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 बधाई सभी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की। आई होप आप सभी ने आज पहली बार स्कूल से दूर स्वतंत्रता दिवस मनाया होगा। पहला स्वतंत्रता दिवस जब हम स्कूल में एक साथ नहीं हैं और अपने अपने घरों पर बैठकर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो हम बिना देरी करते हुए अब शुरू करते हैं। जो बच्चे आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो चालू ना करें, अपने ऑडियो भी बंद रहने दें। हमारा जो आज का उद्देश्य है कार्यक्रम का, जो भी हम रख रहे हैं, उसका उद्देश्य केवल और केवल दो है। जो कि एक मेन उद्देश्य जो होता है वो हमारा वही है कि हम शहीदों को जो है वो याद कर सकें, शहीदों को नमन कर सकें, उनकी बलिदान को जो है वो याद कर सकें। वो हमारा एक मेन उद्देश्य तो वो है ही। साथ में दूसरा उद्देश्य ये है कि एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको जो है वो हमारे जो शहीद हुए हैं, आप लोगों ने सभी लोगों ने हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी कोई भी राष्ट्रीय त्योहार होता है तो हमारे देश के लिए कुर्बान होने वाले, हमारे देश पे शहीद होने वाले, हमारे देश को आजाद करने वाले सभी देशभक्तों के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। लेकिन आज मेरा जो दूसरा उद्देश्य है वो मेनली आज ये है कि स्वतंत्रता के बाद जब हमें आजादी मिल गई, उसके बाद हमारे कितने सारे सैनिकों की वीर गाथाएं छुपी हुई हैं जिनके बारे में हम कुछ भी जानते नहीं हैं, तो उनके बारे में अवगत करवाना आज मेरा दूसरा उद्देश्य है। तो दूसरा उद्देश्य उसको कहानी के माध्यम से आपके सामने रखना, वो मेरा जो है वो दूसरा उद्देश्य है। इसलिए हम शहीदों को याद तो कर रहे होंगे लेकिन कुछ कहानियों के माध्यम से कर रहे होंगे, कुछ तस्वीरों के माध्यम से कर रहे होंगे, जिसके कारण से आपको उन शहीदों की कम से कम जो है वो कुछ जानकारी तो हो, कम से कम नाम तो पता हो। आज के सेशन के बाद आप जो है मेरा जो देखिए, मैं जब जो भी बोलने वाला हूँ, आज जो भी करने वाला हूँ, मुझे नहीं मालूम आज जो भी शब्दों में निकलेगा वो निकलेगा ही, लेकिन जो मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं रहेगा कि मैं आपको टेक्निकल जानकारी दूं उसके फैक्ट के बारे में। हो सकता है मुझसे नाम की गलती हो जाए, हो सकता हो प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए, हो सकता हो तथ्यों में गलती हो जाए, वो गलती हो सकती है कॉमनली, लेकिन मेरा उद्देश्य वो है ही नहीं। मेरा उद्देश्य है शहीदों के बारे में आपको जानकारी देना कि ये भी कोई बंदा था जिसने हमारे देश के लिए शहादत दी, है ना। तो उसी कड़ी में
हम जो है वो अच्छा, आज एक बात ज़रूर रही होगी, आपने शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है वो लाल किले का कार्यक्रम ज़रूर देखा होगा पहली बार, क्योंकि नॉर्मली हम जब स्कूल में होते हैं तो जो लाल किला होता है उसकी परेड जो है वो हम नहीं देख पाते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन आज पहली बार ऐसा टाइम था कि आपको वो देखने का सौभाग्य मिला होगा, और उसकी ग्लिम्स कुछ जो है वो आज मैं अभी कुछ बच्चे हो सकता है लेट उठे हुए होंगे तो वो थोड़ा-सा मिस हो गई होगी उनसे। तो मैं थोड़ा-सा ब्रीफ दे देता हूँ उस कार्यक्रम के बारे में, थोड़ा-सा वीडियो दिखा देता हूँ जिसके कारण से आप जो है अ, वो लाल किले के में जो प्रोग्राम होता है उसके बारे में थोड़ी-सी ब्रीफिंग आप जान लो, है ना? तो वो मैं ज़ाहिर-सी बात है पूरी आपको पूरा वीडियो नहीं दिखाऊँगा या फिर पूरी कहानी जो डेढ़ घंटे की है वो यहाँ पर नहीं दिखाऊँगा, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन उसके बारे में जो है वो थोड़ी-सी ब्रीफिंग कि वहाँ लाल किले पे क्या होता है, कैसे-कैसे कार्यक्रम चल रहे होते हैं, कैसे-कैसे प्रोग्राम हो रहा होता है, उसके बारे में ज़रूर मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो ये जो है दूरदर्शन का प्रोग्राम है तथा जो कई यूट्यूब पे चल रहा ओबीवैल्स था। का इस्तेमाल यहाँ किया पर जा रहा डीडी है। डीडी अपनी कवरेज करता है, डीडी को बहुत मेहनत करना पड़ती है, डीडी मतलब दूरदर्शन, वो बहुत ज़बरदस्त इस टेलीकास्ट को लाइव परफ़ॉर्म करने के लिए ज़बरदस्त मेहनत करता है। तो ये लाल किले का सीन है, आप देख रहे हो यहाँ पर मार्च पास्ट करते हुए हमारे सैनिक जो है वो आ रहे हैं, और इस टाइम सुबह से ही जो है तैयारी शुरू हो जाती है, और 1 दिन पहले फाइनल रिहर्सल भी ये लोग कर लेते हैं, उसकी तस्वीरें आप लोगों में से कई लोगों ने न्यूज़ चैनल्स पे देखी होंगी। तो लाल परेड जो स्वतंत्रता दिवस का मेन कार्यक्रम होता है, वो लाल किले पर होता है, और स्वतंत्रता दिवस का मेन कार्यक्रम जो है उसमें है हमारे जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जो है जो लाल किला होता है उस पर ध्वजवंदन करते हैं, और साथ ही साथ जो है एक भाषण देते हैं जिसमें वो अपनी उपलब्धियां, अपनी सरकार की उपलब्धियां और देश की प्रगति के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस पे ये कार्यक्रम होता है, जबकि 26 जनवरी जो होती है, 26 जनवरी पे जो है यही लाल परेड पर जो है इंडिया गेट है उसके सामने जो राजपथ है, उस पर जो है हमारे राष्ट्रपति जो है वो सभी सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, उनसे जो है वो परेड ले रहे होते हैं उसके बारे में। ये यहाँ पर जो बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, ये बच्चे एनसीसी कैडेट्स हैं, एनसीसी के बच्चे हैं जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं। नॉर्मली हर साल जो है वो पीएम इनसे मिलते हैं कार्यक्रम के बाद, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। तो यहाँ पर जो है वो दूरदर्शन पूरा हिस्ट्री दिखाता है अपनी पूरे कार्यक्रम के दौरान। ये लाल किला है जहाँ पर लाल किले की प्राचीर बोला जाता है। यहाँ पर सभी अतिथि गणमान्य बैठे हुए हैं, सेंटर के मंत्री हैं सारे, और जो है ये लोग भी वहाँ पर शरीक होते हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए सभी दिख रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो जवान हो, चाहे एनसीसी कैडेट्स हो, जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर फॉलो की जा रही है, क्योंकि इस बार आपको बताया मैंने, मामला थोड़ा-सा जो है वो संगीन है, थोड़ा-सा संक्रमण फैलने की संभावना है। तो दूरदर्शन लगभग देखिए 2 घंटे 24 मिनट की ये टेलीकास्ट करता है। यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है, और उनको जो है वो कार्यक्रम में जाने से पहले प्रणाम कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, महात्मा गांधी हमारी स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण आइकन थे। उनके नेतृत्व की वजह से हमारे देश को जो है वो हमारे आज़ादी के आंदोलन को एक दिशा मिली, एक लीडर मिला। 1857 में भी हम लड़े थे, लेकिन तब हम जो है वो आज़ाद नहीं हो पाए थे। हमारा जो आंदोलन था वो बिखरा हुआ था। लेकिन 1947 में गांधी जी ने एक नेतृत्व प्रदान किया। सभी जो हमारी सोच बिखरे हुए थे उनको इकट्ठा करा और एक दिशा में लगाया, जिसके कारण से गांधी जी का योगदान स्वतंत्रता दिवस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, जहाँ इसमें जो है वो सेना की टुकड़ियाँ, तीनों टुकड़ियाँ शामिल होती हैं। यहाँ एनसीसी कैडेट्स भी दिख रहे हैं आपको। तो एक सेना का प्रमुख, इनका लीडर जो आता है और हमारे प्रधानमंत्री जी से बोलता है, मानिए चलिए निरीक्षण करने के लिए आपके सेना जो है वो तैयार है। निरीक्षण करने के दौरान प्रधानमंत्री केवल सेना के सामने से निकलते हैं, और निरीक्षण होने के बाद, देखिए मैं सारा नहीं दिखा पाऊंगा, आप यूट्यूब पर देख सकते हो कभी भी इसको, आपके सामने हमेशा अवेलेबल है ये, तो आप कभी भी देख सकते हो। यहाँ पर फिर उसके बाद ध्वजवंदन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते हैं और लाल किले की प्राचीर पर, ये जो है वो ताजुल मस्जिद थी, जो दिल्ली की ताजुल मस्जिद है, वो उसका सीन देखा था आपने। इसके बाद जो है हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो ध्वजवंदन करते हैं, और साथ-साथ चलते हैं राष्ट्रगान। राष्ट्रगान मैं आपको यहाँ पर नहीं सुना सकता हूँ, और इस राष्ट्रगान के दौरान ही 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। उसी दौरान जो है वो तोप जो है वो चलाई जा रही होती है, तो 21 तोपों की सलामी मिलती है।
इसके बाद जो है वो मार्च पास्ट निकाला जाता है आर्मी के द्वारा, वो अपनी जगह पर चले जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो संबोधन देते हैं और देश को जो है वो आगे आने वाली योजनाओं के बारे में, देश किस दिशा में जाने वाला है आगे, उसके बारे में जो है वो गाइडेंस देते हैं। साथ ही साथ इनके भाषण में जो है वो वीरता भरी हुई होती है, जिसके कारण से हम जितने आगे बढ़ चुके हैं उससे और अधिक आगे बढ़ने का जो है वो प्रयास कर रहे होते हैं। तो ये जो मैंने पूरा कार्यक्रम दिखाया, थोड़ी सी देर में ब्रीफिंग दी कि इस कार्यक्रम में जो है वो क्या क्या होता है, और आपने अगर नहीं देखा होगा, अगर मुझे तो आशा है कि आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो मैंने थोड़ी सी ग्लिम्स दे दी, और आप चाहो तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगा, आप कभी भी देख सकते हो प्रोग्राम, और उनका भाषण न्यूज पर जो है उनके भाषण की प्रमुख प्रमुख बातें जो है वो बिल्कुल शेयर की जाती है। आज से पहले भी मैंने बहुत सारे प्रधानमंत्री का लेक्चर देखा है 15 अगस्त पर, जिसमें श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, मनमोहन सिंह जी भी थे, और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं। लेकिन सभी में अगर मैं देखूं तो जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम जब मैं छोटा था बहुत, लेकिन उनका तो मुझे ज्यादा अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह जी का मैं हमेशा कोशिश करता था सुनने की, लेकिन उतना भाषण सुनने के बाद जो फीलिंग आना चाहिए वो कहीं ना कहीं लैक हो जाती है, वो कहीं ना कहीं कम रह जाती थी। लेकिन यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जो है उनमें नेतृत्व की अच्छी खासी क्षमता है। चलिए, बोर ना करते हुए हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, और हम जो है आज पहली कहानी ले रहे हैं। उसके लिए मैं थोड़ी सी अपनी जो है वो सेटिंग चेंज करूंगा, जिसके कारण से आप लोग जो है वो उनका चेहरा भी देख पाए। 2 मिनट दीजिए मुझे। तो हम जो पहली अपनी वीर सपूत की बात करने वाले हैं, हमारे सैनिक, वीर सैनिक जो पैकी पहला हमने चूज किया है, वो है हमारे सबसे पहले थल सेना प्रमुख आर्मी चीफ के एम करियप्पा, है ना। आपको उनकी तस्वीर साझा करता हूं मैं। तो यहाँ पर आपको मेरे बैकग्राउंड में पीछे जो है वो आपको हमारे फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के तस्वीर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये कौन थे, क्या थे, और क्यों इतने जरूरी हैं, या फिर क्यों हमें इनके बारे में सीखना चाहिए, या फिर इनके बारे में क्यों जानना चाहिए। तो जनरल के एम करियप्पा, इनका पूरा नाम जाहिर सी बात है मुझे याद नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने लिख लिया है उसको, कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा, है ना। तो टोटल थोड़ा सा टफ नाम है, क्योंकि कर्नाटक में जन्मे थे, तो इनकी जो भाषा थी वो वहीं की भाषा के अनुरूप इनका नाम रखा गया है। तो शॉर्ट में इनको के एम करियप्पा बोला जाता है, कुरियप्पा या करियप्पा, वो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, मैंने बताया आपको। ये भारत के सबसे पहले आर्मी चीफ थे, सबसे पहले आर्मी चीफ थे। इनके आर्मी चीफ बनते से ही जो है वो इनको जो है इन्हीं के नाम पर जो है वो आर्मी दिवस मनाया जाने लगा, जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। तो ये भारत के सबसे पहले आर्मी चीफ थे। अब इनके बारे में हमको क्या जानना चाहिए? पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट हो गई कि ये जो थे पहले जो हमारी सेना थी वो ब्रिटिश सेना थी, और बाद में जब देश आजाद हुआ तो वही भारतीय सेना बन गई। ब्रिटिश सेना में भी इनका जो है वो स्थान था। उसके बाद जो है वो भारत के पहले जो है वो भारतीय सेना प्रमुख भी बने। अच्छा, इनसे जुड़ी हुई जो है वो एक कहानी है। इनके बेटे जो थे वो फाइटर पायलट थे। जब 1948 में पाकिस्तान के कबायलियों ने कश्मीर के इलाके में कुछ आक्रमण कर दिया। मैं उन बच्चों को यहाँ पर, क्योंकि छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, इसलिए उन बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं उनको एक कश्मीर की थोड़ी सी कंडीशन दे दूं, थोड़ा सा मैप के थ्रू बता दूं कि हमारी जो कश्मीर की कंडीशन है, कश्मीर की स्थिति है, वो वर्ल्ड मैप में किस जगह पर है ना। तो ये आपको यहाँ पर कश्मीर का मैप दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ये हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया है, और यहाँ पर जो आपको ऊपर का इलाका दिख रहा है, आई होप आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, जो आपको ऊपर का इलाका दिख रहा है, श्रीनगर के ऊपर का इलाका, ये वाला हिस्सा भारत के पास से 1948 में पाकिस्तान ने ले लिया था। तो यहाँ पर ये एबटाबाद दिख रहा है, ये पाकिस्तान का इलाका है, और एबटाबाद से लाइन गई हुई है जिसको एलओसी बोलते हैं हम, वो एलओसी लाइन जो है वो यहाँ पर गई हुई है, और जो है ये वाला इलाका जो है 1948 में पाकिस्तानी कबायलियों ने जो है वो हड़प लिया था। पाकिस्तानी कबायलियों ने आक्रमण करके इसको जो है वो हड़प लिया था, है ना। हाँ,
तो इसमें जो है वो करगिल जो एरिया है वो हमारे जो है वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उस दौरान कंडीशन अलग थी बहुत ज्यादा। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन वहां के राजा ने जो है वो रिक्वेस्ट करी थी कि भारत सरकार उनको मदद दे ताकि कबायलियों को जो है वो हराया जा सके या फिर उनको जो है वो बाहर किया जा सके। तो जनरल के.एम. करियप्पा के कारण ही हमारा जो अभी का एरिया है, पाकिस्तान की सेना को हम वहां पर रोक पाए थे, जो कि श्रीनगर वाला इलाका, श्रीनगर से थोड़ा ऊपरी इलाका है। करगिल और द्रास का जो एरिया है वो इन्हीं के कारण से जो है वो पाकिस्तान को हम वहां पर रोक पाए, नहीं तो पाकिस्तान लगभग सारा के सारा जो एरिया था जम्मू और कश्मीर का वो ले चुका होता आज तक, और हमारे पास कुछ भी नहीं होता। तो जनरल के.एम. करियप्पा जो थे, इनके कारण से ही हम जितना कश्मीर हमारे पास बचा हुआ है, एक ये मेन रीजन थे जिसके कारण से वो बचा हुआ है। उसके बाद जो है इनके बेटे की कहानी एक मौजूद है जिसको आपको जानना चाहिए और उस कहानी से सीखना भी चाहिए। इनका बेटा जो थे वो फाइटर पायलट थे, और 1948 में हवाई फाइटिंग के दौरान फाइटर प्लेन की जंग वगैरह चल रही थी, तो पाकिस्तान में जब इनके बेटे गए तो वहां पर जो है इनके विमान पर हमला हो गया और इनके बेटे जो है वहां पर पैराशूट मतलब इजेक्ट कर गए अपने एरोप्लेन से और पाकिस्तान में गिरे। और वहां पर जो जनरल प्रमुख थे उनका नाम था अयूब खान। अब अयूब खान जी जो थे वो हमारे जो सेना प्रमुख बने बाद में के.एम. करियप्पा जी के जो थे वो मित्र रहे थे। तो उनके बेटा जब वहां पर पकड़ लिया गया उनको जिंदा, तो उन्होंने अयूब खान ने जो है इनके बेटे को जो है वो कुछ भी रेडियो पे, विशेष रेडियो पे खबर दौड़ाई कि इनको कुछ भी नहीं किया जाए, इनको कुछ भी नहीं करना, आपको इनको सही सलामत जो है वो हमारे पास ले आइए आप। उसके बाद जो है इन्होंने जो उनके सेना प्रमुख थे अयूब खान जी ने जो है वो इनसे बात करी और बोले आप चाहो तो मैं आपके बेटे को बिना कुछ शर्त रखे जो है वो अभी भारत भेज सकता हूँ, तो आप क्या चाहते हैं। तो इनका जवाब शानदार था, जो कि एक आदर्श व्यक्ति का होना चाहिए और उस ओहदे पे होना चाहिए। इन्होंने अयूब खान जी से बोला कि आप मेरे बेटे के साथ भी वही सलूक कीजिए जो आप बाकी युद्ध बंदियों के साथ करने वाले। देखिए ये बात बोलने के लिए बहुत आसान हो जाती है, हम जब आप किसी अपने के बारे में सोचते हैं, तो जब हमारा बेटा, जब इनका बेटा जब जो है उसके जान के ऊपर पड़ी हुई हो और पिता ऐसा बोले कि आप वही सलूक कीजिए बाकी युद्ध बंदियों के साथ करने वाले हैं, तो मुझे इस बात पे जाहिर सी बात है गर्व होता है कि मेरे देश में आगे और भी कहानियां आएंगी। कुछ दिनों पहले एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, भैया अगर आप ट्रेन चला रहे हैं और आपके सामने जो है वो कुछ लोग आ जाते हैं, एक पटरी पे 5 लोग खड़े हुए हैं और एक पटरी पर आपकी अगर माँ खड़ी हुई है, तो आप किसको, आपके ब्रेक फेल हो चुके हैं ट्रेन के, आप किसको बचाना चाहोगे। कहीं ना कहीं मैं एक मूवमेंट के लिए ये तो सोचूंगा कि मेरी माँ खड़ी हुई है वहां पर, मैं अगर माँ को बचाने जाता हूँ तो मुझे 5 लोग मारना पड़ेंगे, और अगर मैं माँ को मार देता हूँ मेरी 5 लोगों की जान बच जाएगी। कहीं ना कहीं मुझे एक क्षण तो ये सोचने को मिलेगा कि मेरी माँ खड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो है वो वीरता की कहानी, जो वीर पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो इसी तरह से काम लेते हैं, वो ऐसे ही होते हैं जिस प्रकार से हमारे पहले सेना प्रमुख के.एम. करियप्पा जी ने कहा कि हमारे बेटे के साथ आप वैसा ही सलूक कीजिए जैसा कि आप बाकी हमारे युद्ध बंदियों के साथ करने वाले हैं, क्योंकि पूरे के पूरे जो सैनिक हैं वो मेरे बेटे के समान है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, और इसीलिए ये जो बोलने वाली ताकत होती है ना, इनकी लाइफ का एक छोटा सा मूवमेंट बता रहा हूं मैं आपको। ये जो मूवमेंट होता है ना कि पूरी सेना मेरे बेटे के समान है, तो आप यकीन नहीं कर सकते, जब ये स्टेटमेंट सेना ने सुना होगा तो उसके उत्साह का क्या ठिकाना क्या रहा होगा, जब सेना अध्यक्ष ने अपना बेटा मान लिया पूरी की पूरी सेना को। तो ये होते हैं लीडर, ये इनके बारे में जो है वो हमको पता होना चाहिए, और इनके बारे में जो है वो हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ये जो के.एम. करियप्पा जी के बारे में जो है वो मुझे इतना ही कहना था। इसके बाद जो हमारे अगले जो जिनके बारे में बात करने वाला हूँ मैं, उनकी पहले थोड़ी सी अपनी सेटिंग चेंज कर लूँ जिसके कारण से आप उनका दर्शन कर पाओ। मैं तो दर्शन ही बोलूंगा, क्योंकि ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी जो है वो बार बार जन्म नहीं लेती है भारत में या फिर कहीं किसी भी जमीन पर, है ना। थोड़ा सा मैं उनकी इमेज ला दूं जिससे आप देख सकें उनको, क्योंकि उनका नाम एक तरह से गुमनाम है, वो कभी सामने नहीं आए हैं। तो अगले जो हमारे वॉरियर हैं, अगले जो हमारे हीरो हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ, वो है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान,
है ना। जब हमारे थल सेना पहले थल सेना प्रमुख चुने गए KM कोरियप्पा, कोरियप्पा या करियप्पा, जो उनका प्रोनाउंसिएशन, मुझे जाहिर सी बात है गलत बोल रहा हूँ मैं शायद, तो उसके लिए मुझे खेद है, जाहिर सी बात है। और आप लोग में से कई लोगों को इनका नाम भी नहीं पता होगा। तो ये जो हमारे अगले सेना के वॉरियर हैं, वो हैं ब्रिगेडियर उस्मान, मोहम्मद उस्मान। तो अब इनकी कहानी जो है वो पार्टीशन के साथ ही शुरू हो जाती है। पार्टीशन के साथ कैसे शुरू हो जाती है? जैसे ही भारत का पार्टीशन हुआ, तो इनके पास दो चांसेस थे। या तो ये पाकिस्तान के साथ जाते या हिंदुस्तान के साथ रहते। पाकिस्तान के जो प्रमुख थे, जो देश के प्रमुख थे, मोहम्मद अली जिन्ना, और वहां के सेना प्रमुख या जो भी ओहदे पे थे, अयूब खान जी, उन्होंने भरपूर कोशिश करी कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को जो है वो पाकिस्तान की तरफ शामिल कर ले। लेकिन ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी ने कभी, मुझे नहीं लगता एक क्षण के लिए भी सोचा होगा, और इन्होंने भारत में रहना कबूल किया। और ये हमेशा जो है वो भारत की सेना के लिए जो है वो अपना त्याग देने के लिए तैयार थे। उसी दौरान जब 1948 में पाकिस्तान ने भारत पर पहली बार हमला किया था और जम्मू कश्मीर को हथियाना चाह रहा था, उस दौरान जो है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी जो थे वो करगिल क्षेत्र में जो है अपनी ड्यूटी दे रहे थे। उस दौरान ये वहीं पर थे। और एक इनको जो है वो नौशेरा का शेर कहा जाता है। नौशेरा एक कश्मीर में एक छोटा सा इलाका है। वहां पर जो है वो पाकिस्तानी सेना, मैंने बात बताया आपको, बॉर्डर लगभग जम्मू कश्मीर का बहुत हिस्सा जो है वो ऑक्यूपाई कर चुकी थी, भारत में आ चुकी थी। नौशेरा उस बाउंड्री पर था, करगिल रेंज पर था। तो जो ब्रिगेडियर कुरियप्पा है ना, उन्होंने जो है ब्रिगेडियर उस्मान, मोहम्मद उस्मान जी से बोला था उस दौरान कि उस्मान जी, क्या तुम मुझे गिफ्ट दे सकते हो? तो बोले सर क्या चाहिए आपको? इनके लीडर थे वो। तो बोले सर बताइए आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला मुझे जो है वो आप वहां पर एक नौशेरा, वहीं पर इलाके में एक कोट नामक जगह है। तो बोले मुझे अपने गिफ्ट में जो है तुम कोट ला के दे सकते हो क्या? क्या कोट पे कब्जा कर सकते हो? इन्होंने जो है जबरदस्त रणनीति अपनी तैयार करी और अपनी पूरी कमांड को, ब्रिगेडियर जो होता है वो कमांड का प्रमुख होता है। इनके अंदर जो ब्रिगेडियर कमांड होती है उसके अंदर जो है वो कई टुकड़ियां आती हैं। तो उसके पहले आपको थोड़े से मैं जो हमारी थल सेना होती है उसकी रैंकिंग दिखाना चाहूंगा, ताकि आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे लेकिन बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। इसलिए मैं जो है एक रैंकिंग का आपको इमेज दिखाता हूँ जिससे आप पहचान सको। यहाँ पर जो रैंकिंग की बैचेस दिख रहे हैं, तो आपको ये स्लीव्स दिख रही हैं। ये स्लीव्स जो हैं वो आपने देखा होगा, पुलिस वाले भी लगाते हैं कंधों पर, उनके कंधों पर जो है ऐसी स्लीव्स लगी रहती हैं। इनका कुछ ना कुछ मतलब होता है, हर एक बैच का अलग अलग मतलब होता है। तो यहाँ पर जो है वो जो थल सेना की रैंक शुरू होती है वो लांस नायक से शुरू होती है। तो उसके एक पट्टी होती है, जब दो पट्टी हो जाती है तो वो नायक कहलाता है, तीन पट्टी हो जाती है तो हवलदार कहलाता है। उसके बाद अगर पट्टी और ये बैच लगा हुआ है तो नायब सूबेदार। फिर उसके बाद दो बैच यानी कि सूबेदार। फिर उसके बाद सूबेदार मेजर मेजर फिर उसका लेफ्टिनेंट, जिसको लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं कॉमन में। फिर उसके बाद कैप्टन बनते हैं, फिर उसके बाद मेजर बनते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। ये जो होता है वो भारतीय सेना का प्रमुख होता है। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है जो सेकंड नंबर पे, ये भारतीय सेना का प्रमुख बंदा होता है, जिसके अंडर सेना काम कर रही होती है। इनसे बड़ा हुक्म देने वाला राष्ट्रपति जी होते हैं, जो कि इनको भी हुक्म दे रहे होते हैं। और उसके बाद आता है फील्ड मार्शल। ये फील्ड मार्शल की रैंक एक्टिव रैंक नहीं है, ये सेना के साथ काम नहीं करते हैं। ये उन्हें दिया जाता है जो कि जिंदगी भर अपनी सेना में विशेष योगदान दिए हैं, और जो है वो उनको जो है आखिरी में जो है वो इसके बाद सेना से ऊपर की एक उपाधि दी जाती है जिसको फील्ड मार्शल बोलते हैं। तो जो हमारे मोहम्मद उस्मान जी थे वो ब्रिगेडियर रैंक के अफसर थे। वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, 5वें नंबर की रैंक है, यहाँ से ऊपर से 5वें नंबर की रैंक में थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी। तो इनको जब उन्होंने, हमारे सेना अध्यक्ष ने उस टाइम बोला कि मुझे कोट चाहिए गिफ्ट में, तो इन्होंने अपनी जी जान लगा दी। कोट तो हासिल किया ही। इसके बाद एक और वहां पर जगह थी जिसको झंगर बोला जाता है। झंगर वहां पर एक प्लेस था। तो जो है वो कबायलियों ने जो है वो जबरदस्त वहां पर आक्रमण करके रखा था और जो है उसको कब्जाए हुए थे। इन्होंने एक प्रण लिया था। इन्होंने क्या प्रण लिया था? इन्होंने एक प्रण लिया था कि जब तक मुझे झंगर नहीं मिलेगा, झंगर पे जब तक मैं कब्जा नहीं करूंगा, मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा। और ऐसे प्रण लेने वाले भी लोग जो है वो हमारी लाइफ में रह चुके हैं। तो इन्होंने एक प्रण लिया था, इन्होंने जब तक झंगर पे कब्जा नहीं कर लिया, ये जमीन पर सोते रहे। आप सोच सकते हो, ब्रिगेड का कमांडर, एक ऐसा कमांडर जिसके अंदर जो है वो सैकड़ों सैनिक हैं, हजारों सैनिक आते हैं जिसके अंदर, उनका लीडर जो है वो जमीन पर सोए।
आप सेना की वहां की कंडीशन समझ सकते होंगे कि क्या कंडीशन रही होगी। तो इन्होंने ये जो है वो जमीन पर सोते थे जब तक इन्होंने जंगल पर कब्जा नहीं कर लिया, और आखिरी में कर भी लिया। बहुत जबरदस्त जो है इनकी स्ट्रेटेजी, बहुत जबरदस्त थी, और इन्होंने जो है वो इसलिए जो है वो झंगर इलाका जो था नौशेरा के आसपास ही आता है, और नौशेरा पहले कब्जा कर चुके थे, उसके बाद झंगर भी करा था। नौशेरा के बाद इनका नाम जो है वो पूरी भारत में हो चुका था, और इन्होंने नौशेरा का शेर कहने लगे थे, और उर्दू में बोला जाए तो शेर नौशेरा बोलने लगे थे, क्योंकि नौशेरा एक इलाका इन्होंने कब्जा किया था। उसके बाद झंगर पे भी कब्जा किया। अब वहां पर एक थोड़ी सी फनी बात ये हुई कि वहां पर जो है वो नए पलंग नहीं मिल रहे थे। जैसे झंगर पे कब्जा किया तो इनकी वो शर्त जो इन्होंने प्रण लिया था वो तोड़ने की बारी आई, और इनको जो है वो पलंग मुहैया करवाना था। तो वहां पर नए पलंग जो है वो कमांड में थे नहीं, तो कहीं दूर गांव से जो है वो एक पलंग मंगवाया गया और इनके लिए बिछाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली झंगर पे कब्जा करने के बाद जो है वो कुछ ही दिनों में बाद, कम से 10-15 दिन बाद ही इन पर जो है रात में एक अटैक हुआ, और रात में जो है वो ये बचते रहे, जाहिर सी बात है। स्ट्रेटेजी जबरदस्त, आप इनके बारे में सुनिएगा तो पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि एक बार इन्हीं के उसी रात की कहानी है ये, जब रात में जो है वो इनके ऊपर आर्टिलरी फायर हुआ। आर्टिलरी फायर मतलब कि तोपों से गोले दागे गए जिस एरिया में इनके कैंप लगे हुए थे। तो ये छिपते छिपाते जो है वो एक पत्थर के पीछे छुपे हुए थे। सब लोग आड़ ले लेते हैं जब भी ऊपर से तोप बरस रहे होते हैं, सैनिक वगैरह। तो ये इन्होंने क्या करा, पत्थर के पीछे एक आड़ ले ली, और इनका जो कमांडर था, इनके पास भी जाहिर सी बात है आर्टिलरी सपोर्ट था। तो जो गोले आ रहे थे वो आ रहे थे दक्षिण की तरफ से गोले आ रहे थे। तो इन्होंने इनके जो नीचे काम करने वाला था, हमारी जो आर्टिलरी थी वो दक्षिण में हमला कर रही थी जहां से गोले आ रहे थे। तो वहां पर इन्होंने एक ऑर्डर दिया, इन्होंने अपने जूनियर को ऑर्डर दिया कि तुम पश्चिम की तरफ गोले दागो। तो जो जूनियर था वो अपने आप, उन्हीं का वाक्य है ये, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। उन्होंने खुद बोला कि सर हमारे पास गोले दक्षिण से आ रहे हैं, आप मुझे पश्चिम पे आर्टिलरी फायर करने के लिए बोल रहे हो। तो बोले आप करिए। तो उन्होंने उनकी बात मानी, किसकी, इनकी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की बात मानी, और पश्चिम में गोले दागना शुरू करे। और जैसे ही पश्चिम में गोले दागना शुरू करे तो गोले आना अपने आप बंद हो गए। बोले ये कैसे हुआ? तो इन्होंने जवाब दिया, या फिर इनको जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उन्होंने वो खुद समझ गए कि जो पश्चिम में जो लोग बैठे हुए थे ना, वो इनकी लोकेशन दक्षिण में बैठे हुए तोपखानों को भेज रहे थे। मतलब वो लोकेशन भेज रहे थे कि आपको गोले कहाँ गिराना है। तो इन्होंने पश्चिम में जो है वो गोले दगवाए, और वो जो लोग थे जो लोकेशन बता रहे थे इनकी, वही मर गए। तो फिर वो तोप के गोले फेंकेंगे कहाँ? क्योंकि अगर वो फेंकते हैं तो हो सकता है इनके सैनिकों के ऊपर ही गिरे, है ना। इसके कारण से ये होता है स्ट्रेटेजी। अब मैंने केवल एक छोटा सा वाक्य सुनाया कि स्ट्रेटेजी कितनी शानदार रही होगी, किस लेवल के महान इंसान रहे होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों बाद, मतलब उसी दौरान जो है इनकी जो है वो एक गोला फटने से, वहीं पर आर्टिलरी फटने से जो है इनकी डेथ हो गई, और ये शहीद हो गए वहीं पर। और इनको मरणोपरांत जो है वो महावीर चक्र से, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, महावीर चक्र से जो है उनको सम्मानित किया गया। 1947-48 की लड़ाई थी। और यहाँ पर इनके मरते टाइम जो है वो एक स्टेटमेंट था जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। आई एम डाइंग बट लेट नॉट द टेरिटरी वी आर फाइटिंग फॉर फॉर द इनामी। मतलब मैं मर जरूर रहा हूँ, लेकिन झंगर, जिस जगह के लिए हम लड़ रहे थे, जिस जगह के लिए मैं मर रहा हूँ, उसको कभी भी जो है वो दुश्मन के हाथों मत पड़ने देना। ये इनके आखिरी शब्द थे। तो आप सोच सकते हो क्या माहौल रहा होगा, कितनी ज्यादा उत्साह रहा होगा, क्या वीरता के से लड़े होंगे उस दौरान। तो ये थे हमारे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिन्होंने जो है वो शहादत। इनके बारे में एक और कहा जाता है, जो ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी होते हैं वो नॉर्मली केवल जो अपने नीचे लेवल के अधिकारी होते हैं उनको केवल कमांड दे रहे होते हैं। तो आज तक किसी भी फाइट में जो है वो ब्रिगेडियर लेवल का सैनिक या फिर जो ऑफिसर होता है वो बहुत कम मरते हैं, नहीं मरते हैं। ये इकलौते एक सदस्य हैं भारतीय सेना में जो ब्रिगेडियर रैंक का होते हुए भी शहीद हुए। तो इनके नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज है, रिकॉर्ड मौजूद है कि एक अफसर होते हुए फील्ड पे जो है थे, और इसी दौरान जो है इनको शहादत मिली। तो एक ये वाला रिकॉर्ड भी इनके नाम पर है, जो कि इनको जो है वो अमर बना देता है, और हमको जो है वो एक मोटिवेशन देता है कि ये ऐसे भी हमारे पास जो है वो शहीद रहे। इसी के साथ साथ इनकी जो डेथ हुई थी वो 35 वर्ष में हुई थी। अगर ये शहीद उस दौरान ना होते तो शायद ये भारत के पहले मुस्लिम आर्मी चीफ होते।
शायद ऐसा हो सकता था, क्योंकि इनकी एज बहुत कम थी, 35 साल में ब्रिगेडियर बन गए थे, केवल 3 पोस्ट बाकी थी आर्मी जनरल बनने के लिए, आर्मी चीफ बनने के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि ये अगर जीवित रहते तो ये भारत के पहले मुस्लिम भारतीय प्रमुख बनते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है इनकी शहादत हो गई उस इंसिडेंट में, और हमने जो है वो पहला अपना भारतीय मुस्लिम जो चीफ था उसको खो दिया, है ना। तो एक कहानी इनकी आपने सुनी। अगली जो कहानी मैं बताने वाला हूँ, उसको बताने से पहले जरूरी नहीं ये हमारे पास बिल्कुल वीरता की कहानी जो है वो शहीदों की मौजूद है, लेकिन इसके अलावा भी कई राजनीतिक चेहरे भी रहे हैं जो कि देशभक्ति से कम नहीं थे, जिनमें से एक प्रमुख थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में मैं बहुत बार बच्चों को कहानी सुना चुका हूँ, और उनकी जो है वो 2 कहानियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी से बोला गया कि सर जो है आपके लिए एक ट्रेन में एक विशेष डब्बा बनाया गया है। उस टाइम डब्बे में एसी नहीं होते थे तो गर्मी लगती थी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था मैं ट्रेन से यात्रा करना है, उनके लिए एक स्पेशल डब्बा तैयार किया गया जिसमें कूलर लगाया गया, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसमें जाने से मना कर दिया। वो जो है वो उसमें नहीं गए, और वो डब्बा आज भी जो है वो मेमोरीज में रखा हुआ, उनकी मेमोरीज में जो है वो रख दिया गया है, और वो आज भी जो है वो किसी प्लेस पे, मुझे प्लेस का नाम तो नहीं पता है, लेकिन आज भी जो है वो रखा हुआ है, आज भी उनकी याद में। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, और ऐसे ऐसे इंसिडेंट थे। एक इंसिडेंट ये था। दूसरा इंसिडेंट ये था कि हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उस टाइम 1965 में जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। 1965 में जो है वो जब युद्ध छिड़ा तो हमारे देश जो है वो अकाल से जूझ रहा था, खाने के लिए खाना नहीं था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने लोगों से आह्वान किया कि आप जो है वो एक टाइम का व्रत रखिए। इस आह्वान करने से पहले जो है उन्होंने अपने परिवार से पूछा, अपनी वाइफ से पूछा, अपने बच्चों से पूछा, क्या तुम जो है वो एक टाइम का खाना छोड़ सकते हो देश के लिए? तो उनके वाइफ और बच्चों ने हाँ करी, उसमें बहुत उत्साह से जो है उनको बोला कि हाँ बिल्कुल हम छोड़ सकते हैं। तो पहले उन्होंने खुद उपवास रखा, एक दिन एक दिन खाना छोड़ा, एक टाइम खाना छोड़ा, और जो है वो उन्होंने फिर उसके बाद जब वो खुद रख पाए उसके बाद लोगों से आह्वान किया कि आप जो है वो देश के सैनिकों के लिए जो है वो एक टाइम जो है वो खाना बंद कर दीजिए, ताकि जो राशन बचेगा वो हम सैनिकों को दे पाए, उससे असला बारूद कर सके, उनके लिए रसद पहुंचा सके। तो ऐसे प्रधानमंत्री थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना। इसी दौरान 1965 में एक और कहानी है जो कि है अब्दुल हमीद की। अब्दुल हमीद एक गनर थे जिन्होंने जो है वो कई सैनिकों को मार डाला था। तो उसके लिए जो है वो थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है, तो आप एक काम करिए, एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं वो कहानी आपको कंटिन्यू कर पाऊं और अब्दुल हमीद के बारे में आपको कुछ कहानी सुना पाऊँ। तो आप अगर बोर हो रहे हैं तो आप फ्री हैं, आप बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट आ रहा है या फिर समझ आ रही हैं चीजें तो कृपया कर फिर से ज्वाइन करें, एक बार फिर से ज्वाइन करें। मैंने कल बहुत छोटे से पीरियड पर बच्चों से बोला था कि आप जो है वो कुछ भी अगर कर सकते हैं आज के प्रोग्राम के लिए, चाहे वो पेंटिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। और उस शॉर्ट पीरियड के दौरान जो है मुझे 6 पेंटिंग प्राप्त हुई है। उन बच्चों के लिए मैं पहली बात तो धन्यवाद बोलूंगा, इतने छोटे से समय के लिए उन्होंने जो है वो टाइम निकाला और पेंटिंग करी। जिसमें से एक पेंटिंग जो है वो आपके सामने ही बनाई है क्लास 10th से लक्ष्मी ने। लक्ष्मी बहुत बहुत थैंक यू पेंटिंग बनाने के लिए। उसके बाद जो है वो 12th क्लास से मानसी ने एक पेंटिंग बनाई है जिसमें लिखा हुआ है फ्रीडम इन द माइंड, फेथ इन आवर वर्ड्स, प्राइड इन आवर सोल्स, लेट्स सैल्यूट द नेशन ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे। फ्रीडम इन माइंड मतलब कि स्वतंत्रता हमारे दिमाग में हो, फेथ यानी कि आस्था हमारे शब्दों में हो, प्राइड यानी कि गर्व हमारी आत्मा में हो। चलिए इन तीनों शब्दों के साथ जो है वो आज हम स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। मानसी बहुत बहुत धन्यवाद आपको पेंटिंग बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पेंटिंग मुझे भेजी है नीलिमा ने क्लास 10th से, उन्होंने भी एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनाई है। नीलिमा थैंक यू आपकी बहुत सुंदर सी पेंटिंग के लिए, बहुत ही अच्छा संदेश आपने पेंटिंग के माध्यम से दिया। एक बर्ड जो है वो पिंजरे से घूम रही है, आज़ादी, आज़ादी का अगर कोई चित्र में इससे अच्छा कोई बयान नहीं कर सकता आज़ादी को। अगली पेंटिंग जो है वो प्रेरणा ने भेजी है 12th क्लास से। उन्होंने भी जो है वो एक स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए एक पेंटिंग बनाई है। थैंक यू प्रेरणा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद एक पेंटिंग जो है वो क्लास 9th से ऋषि ने बनाई है। ऋषि इतने शॉर्ट नोटिस पे पेंटिंग बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू बेटा। अगली पेंटिंग जो है वो 9th क्लास से शिवानी चंदेल ने भेजी है।
शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बनाने के लिए ये। और ये पोर्ट्रेट जो है वो आसानी से हमें जो है वो महात्मा गांधी की याद दिला रहा है। तो इतनी पेंटिंग मुझे आज जो है वो इतने शॉर्ट नोटिस पे आपको देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और मेहनत करने के लिए बेटा बहुत अच्छे आप लोग। मैंने सभी लोगों को ये मैसेज भेजा था कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने किया, बहुत अच्छा किया बेटा, आप लोगों ने किया कम से कम, है ना। जो मेहनत करता है उसको ही आगे जो है वो उसका परिणाम भी मिलता है, और वही यादें भी रह जाती हैं, यादें बनाना जरूरी है। आपने मेहनत करी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हम जो है वो सेशन पे आते हैं और अगली बात करते हैं हम। अगला जो हमारे वीर सपूत के बारे में बात करने वाले हैं, वो अगला जो टॉपिक है वो आपके सामने पीछे मेरे चेहरा दिख रहा होगा आपको। वो चेहरा है हमारे शहीद एक 1965 के जंग में शहीद अब्दुल हमीद जी का। नाम यहाँ पर देख सकते हो आप, अब्दुल हमीद जी। इनको जो है वो परमवीर चक्र से जो है वो सम्मानित किया गया है। 1965 में पाकिस्तान ने फिर से आक्रमण किया भारत पर। रीजन वही था, कश्मीर। और कश्मीर के साथ साथ इस बार जो था हमारी सेना के हाथ जो है वो 1962 में चाइना से युद्ध में जो है वो हम बुरी तरह से परास्त हुए थे। बोलना अच्छा तो नहीं लगता है क्योंकि मेरी सेना पर मुझे गर्व होना चाहिए, लेकिन हमारे राजनीतिक नेतृत्व की कमी के कारण से हम 1962 में चाइना से एक जंग हारे थे। और उसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने यह सोचा कि भारत अभी चाइना ने हरा दिया है तो भारत का मनोबल थोड़ा सा कम होगा, तो हम उस टूटे हुए मनोबल का फायदा उठाते हैं और क्या करते हैं, भारत पर जो है वो आक्रमण करते हैं। 1965 में थे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि राजनीतिक नेतृत्व भारत का चेंज हो चुका है। और 1962 में जहां भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसके बाद 1965 में जो थे वो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए थे। एक छोटे कद का इंसान जिसका जो लीडरशिप थी, जो नेतृत्व था, वो पहाड़ से कम नहीं था। वो नेतृत्व के कारण से आप लोगों ने कई बार ऐसे शब्द सुने होंगे कि जो जंग जीती जाती है वो मरकर नहीं जीती जाती, लड़कर जीती जाती है। जितना हथियारों का साथ नहीं होता है जंग में, उतना जोश का साथ होता है, उत्साह का साथ होता है। अगर जंग में जोश, सैनिकों में जोश और उत्साह है, तो कोई भी जंग जो है वो, कोई भी सेना कितने भी कम हथियारों से जीत सकती है। और अब्दुल हमीद की स्टोरी वो उस पर बहुत करीब सटीक बैठती है और पूरी तरह से उसको सर्टिफाइड करती है, परिभाषित करती है। अब्दुल हमीद जी जो थे, असल उत्तर की लड़ाई इसको बोला जाता है। असल उत्तर में क्या हुआ, उस टाइम जो थे पाकिस्तान ने अपने एक हथियार का भारतीय सेना में खौफ बना लिया था। उस दौरान पाकिस्तान को कुछ नए टैंक मिले थे अमेरिका से। उन टैंकों का नाम था पैटर्न टैंक। मैं आपको उन टैंकों के थोड़े से दृश्य दिखाता हूँ, जिसके कारण से आप समझ सको कि वो टैंक जो थे वो कैसे दिखते थे। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं टैंक दिखा सकूं। वो टैंकों ने पाकिस्तानियों ने क्या करा, इन टैंकों की जो है वो एक तरह से खौफ बिठा दिया। भारतीय सैनिकों में इसका खौफ था। तो मैं आपको एक टैंक की वीडियो फोटो दिखाता हूं, जिससे जो है वो आपको पता चल सके कि ये टैंक जो थे वो कुछ किस तरह से दिखाई देते थे। 2 सेकंड दीजिए बस। ये एक टैंक आपके सामने आ रहा है जो कि 1965 की लड़ाई के दौरान जो है वो हमने मार गिराया था। ये एक दृश्य आपके सामने जो दिख रहा है, ये पैटर्न टैंक का दृश्य है। और इसको इस प्रकार के जो थे अमेरिका से पाकिस्तान ने कुछ पैटर्न टैंक खरीदे हुए थे और भारतीय सेना में इसका भयंकर खौफ था, क्योंकि नए हथियार थे। भारत के पास इसके ना लड़ने के पीछे एक रीजन, मतलब उस भय बनने के पीछे एक रीजन था, क्योंकि 1962 में हम बुरी तरह से चाइना से जो है वो पराजित हुए थे। तो इन पैटर्न टैंकों ने क्या करा, भारतीय सैनिकों में खौफ भर दिया कि ये जो है वो बहुत जबरदस्त डेंजरस होते हैं और हम जो है इससे आसानी से नहीं जीत सकते, हम जो है इससे बहुत जल्दी हार जाएंगे। इसके लिए क्या हुआ, यहाँ पर काम कर जाता है नेतृत्व। जो हमारे लीडर थे, हमारी सेना के जो प्रमुख थे, जो उस टाइम सेना की देखरेख कर रहे थे, उन्होंने जो है अब्दुल हमीद जो थे उस टाइम, जो भारत के पास ऐसी, ये भी एक पैटर्न टैंक का ही फोटो है, बहुत छोटा दिख रहा है इसलिए मैंने दिखाया नहीं आपको। यहाँ पर एक फोटो देखिए आप, जो पैटर्न हमारे शहीद अब्दुल हमीद जी की है, वो फोटो आपको दिखाता हूँ मैं। ये फोटो यहाँ पर आपको जो पीछे बैकग्राउंड में जिप्सी दिख रही है, ये हथियार था इनके पास। हमारे जो सैनिक परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी हैं, उनको जो है वो ये वाली जिप्सी पे सवार थे। वो इस जिप्सी पे एक गन लगी हुई आप देख सकते हो। तो वहां पर सामने पाकिस्तानी टैंक थे
और इनके पास ऐसी जिप्सी थी। असल उत्तर एक पंजाब का एरिया है, वहां पर क्या होता है 1965 की जंग के दौरान वहां पर पाकिस्तानी की सेना की पूरी टैंक रेजिमेंट जो है वो हमला कर देती है और इसकी भनक इनको लग जाती है। ये जिप्सी जो है वो आड़ में छुपा लेते हैं और पाकिस्तानी टैंक को आने देते हैं और 200 गज के नजदीक जब वो रहते हैं तो ये अपना पहला वार शुरू करते हैं। इस जरा सी जिप्सी ने उस अमेरिका के खौफ वाले पाकिस्तानों के 7 टैंकों को नष्ट किया। 7 टैंक, आपको हो सकता है आप गेम खेलने वाले बच्चे हो, पबजी वगैरह खेलते हो तो आप बोलोगे 7 टैंकों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब ये कहानी असल में हो जाती है तो दुनिया में ऐसे बहुत कम उदाहरण है जहां एक सैनिक ने इतने छोटे हथियार से इतने बड़े हथियार को मात दी है। तो पैटर्न टैंक के 7 टैंकों को जो है इन्होंने अपनी इस जरा सी जिप्सी और उस मशीन गन से मार दिया। क्यों? क्योंकि हौसला बुलंद था। अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट ये हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक मदद इनकी प्रकृति ने भी करी। बोलते हैं ना, जब आपके अंदर जज्बा हो, जोश हो, तो फिर पूरी कायनात आपको मदद करती है। तो वो चीज जो है इनके साथ भी हुआ। उस दौरान पाकिस्तानी सेना ने पैटर्न टैंकों की काबिलियत को ओवर क्वालिफाइड मान लिया, ओवर क्वालिफाइड जज कर लिया। उसके कारण से क्या हुआ, इन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि पंजाब में उस दौरान जो है वो धान की खेती हो रही थी और जो पंजाब में जो आप देखते हो किसानों में जो नहरें होती हैं, खेतों में जो नहरें होती हैं, उनमें जो है वो पानी लगातार बहता रहता है। हमारे सेना ने यहाँ पर चालाकी दिखाई, जो क्योंकि बोलते हैं ना, वार और जंग में लव और प्यार में, मतलब लव और जंग में, वार एंड लव में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ कर सकते हैं। हमारी सेना ने यहाँ पर चालाकी ये करी कि जो नहर होती है उसको तोड़ दिया। उसके कारण से क्या हुआ, उस नहर का पानी पूरा के पूरा खेतों में हो गया। अब ये पैटर्न टैंक लाए तो बड़ी कॉन्फिडेंस से, वहां से पूरी टैंक रेजिमेंट जो है वो आ गई, लेकिन जब वो खेत में आई तो ये पैटर्न टैंक जो है वो धंस गए, उस गीली मिट्टी में जो है वो धंस गए और जो है वो ये आगे नहीं बढ़ पाए। और इन्होंने जो है वो आसानी से, देखना ध्यान रखिएगा इस बात को, आप यहाँ पर मैं आसान वर्ड बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि तोप को रोक जरूर दिया है लेकिन वहां गोला अभी भी छोड़ सकती है ना। तो वो गीले खेतों ने उन पैटर्न टैंकों को आगे नहीं बढ़ने दिया, उनको परेशानी होने लगी और वो धंस गए वहीं पर। और हमारी सेना ने इसका फायदा उठाया और उनको जो है वो नस्ते नाबूद कर दिया। और कई पाकिस्तानी सैनिक जब वो टैंक धंस गए तो वो पैटर्न टैंक छोड़कर भाग गए। कई लोग जो है वो भागकर, वो टैंक जो वहीं पड़े रहा और उन टैंकों को कई बार जो है वो, अभी बोला जाता है कि कई सालों तक जो है हमने इस्तेमाल करा उनके टैंकों को, क्योंकि वो हालत में सही थे, बस वो मिट्टी में धंस गए थे। कई टैंकों को तबाह भी कर दिया गया। लेकिन इस दौरान अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हुआ, जब अब्दुल हमीद जी आखिरी 7वें टैंक को मार रहे थे तो उस दौरान इनका उस पर गोला चलाना हुआ और उस टैंक का गोला इनकी तरफ आया। तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में वो गोला इनसे टकराया और इनके चिथड़े उड़ गए। बोलना अच्छा नहीं लगता है और लेकिन आप लोग को जानना जरूरी है कि सैनिक किस तरह से मर जाता है। इनके एक जो ड्राइवर था, जो जिप्सी चला रहा था, उसके शब्द ये थे, उन्होंने जब कमांड को सूचित किया कि अब्दुल हमीद जो है वो शहीद हो चुके हैं, तो इनके ऑफिसर्स को यकीन नहीं हुआ पहले तो, लेकिन जब ऑफिसर्स आए तो जो उनका ड्राइवर था, उन्होंने इनका जो है वो पूरा जो इनकी पसली थी उसको उनको उठाने की कोशिश करी तो वो पसली हाथ में आ गई, पूरा अंग जो है वो चिथड़े हो गए थे और उनके जो हाथ और पैर वगैरह थे वो टुकड़ों में गिरे हुए थे। तो उस ड्राइवर ने जो है वो जगह जगह से उनके शरीर के टुकड़े, उनके पार्थिव शरीर के टुकड़े जो है वो इकट्ठे करे और एक जगह पर जो है सर भी अलग हो गया था, तो पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो इनके ड्राइवर ने उन सारे टुकड़ों को जो है वो इकट्ठा किया और जो है वो वहीं पर इनको जो है वो रस्म, वही मुस्लिम जो समुदाय का काजी होते हैं उनको बुलाया गया और पूरी रस्म अदायगी के साथ इनको जो है वो वहां पर दफनाया गया। आज भी इनका जो है वो स्मारक वहां पर बना हुआ है। तो ये जो थे, आप समझ सकते हो कि एक शहीद कितनी ज्यादा मेहनत के बाद शहीद कहलाता है, उसको कितना सम्मान मिलना चाहिए कि एक व्यक्ति जो है वो देश की खातिर अपने चिथड़े उड़ा दे रहा है, उसका बॉडी छिन्न भिन्न हो जा रही है पूरी। तो ये इनको सम्मान जो मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए। इसलिए जो है वो अब्दुल हमीद हमारे हमेशा जो है वो हीरो रहेंगे और हम जो है इनके बारे में बिल्कुल, हमको जो है वो और ज्यादा नॉलेज होना चाहिए और इनको और ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि और लोग ऐसे जो है वो अब्दुल हमीद को जो है वो फॉलो करें और देश को ऐसे नौजवान मिले, है ना। इसके बाद जो कहानी आती है वो 1971 पे पहुंच जाती है और 1971 में एक और राजनीतिक नेतृत्व मिलता है भारत को जिसका नाम था आयरन लेडी, द इंदिरा गांधी। 1970 के दशक में जो है वो इंदिरा गांधी सबसे पावरफुल महिला कही जाती थी पूरे विश्व में।
क्यों? इसके 2 रीज़न थे। मैं इंदिरा गांधी जी के जीवन को जो है वो 50-50% में डिवाइड करता हूँ। एक 50% जो है उनका अच्छा व्यक्तित्व है और एक 50% जो है उनकी एक खामी है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। थोड़ी-सी बात करूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे सैनिकों के बारे में ज़्यादा बात करना है। तो 1970 के दशक में एक अच्छी बात क्या रही इंदिरा गांधी की, कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको अलग करके बांग्लादेश बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वहां पर लीडरशिप उनकी काम रही। और पाकिस्तान को जो अमेरिका सपोर्ट करता था उसको वो तक सपोर्ट नहीं मिला, विश्व का कोई सपोर्ट नहीं मिला। और हम इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करवा दिया और एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। ये उनकी ताकत थी जिसमें भारतीय सेना का नेतृत्व उन्होंने किया था। वो जो है एक पॉजिटिव वे है, 50% वो है। 50% खराब उनके जो दामन पर लगता है वो है इमरजेंसी। उन्होंने जो है वो आपातकाल लगवा दिया था, जिसके कारण से जो है वो हमारे जो देश के नागरिक थे उनको जबरदस्ती जेल में ठूस दिया गया, राजनेताओं को जेल में ठूस दिया गया, न्यूज चैनल वगैरह जो पत्रकार थे उनको भी जेल में ठूस दिया गया, जबरदस्ती लोगों की नसबंदी करवाई गई। तो वो एक काला दौर कहा जाता है भारतीय डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, और वो मैं एक पक्ष मानता हूँ कि इंदिरा गांधी का जो है वो बुरा पक्ष भी रहा। इसके बाद जो है वो अगली कहानी जो आ रही है इंदिरा गांधी जी के बारे में, क्योंकि हम एक स्टूडेंट है, हम एक पक्ष से बात नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको इंदिरा गांधी जी के दोनों ही पक्ष बताए कि क्या मुझे उनका अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। अगले जो हमारे सेना प्रमुख आ रहे हैं, जो सेना के नायक आ रहे हैं, जो हमारे वॉरियर आ रहे हैं, वो है जनरल सैम मानेकशॉ। यहाँ पर आपको फोटो दिख रही है और यहाँ पर उनका नाम दिख रहा है, सैम मानेकशॉ। इनका जन्म 3 अप्रैल 1914 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 27 जून 2008 को हुई है। अभी कुछ साल पहले जो इनकी मौत हुई थी। और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसको जो है वो चीफ मार्शल, जो कि मैंने बताया था फर्स्ट रैंक होती है, जो कि रिटायरमेंट के बाद दी जाती है। ये पहले व्यक्ति थे जिनको भारत के पहले नागरिक हैं, पहले आर्मी चीफ हैं जिनको जो है वो फील्ड मार्शल का दर्जा प्राप्त है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, फील्ड मार्शल का दर्जा प्राप्त है। और दूसरे जो थे वो के.एम. करियप्पा जी थे, जिनको तो दो फील्ड मार्शल हैं अभी तक भारत में। हालांकि वो पहले थे लेकिन उनको बाद में दिया गया ये दर्जा, और ये पहले बन गए, इनको इंडियन फील्ड मार्शल का दर्जा सबसे पहले दिया जाता है। अब इनके बारे में क्या प्रचलित है, एक स्ट्रिक्ट लीडर और खुले विचारों वाला इंसान, जबरदस्त, है ना। बहुत सारे इनके कथन, इनकी मोटिवेशनल बातें आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। बहुत सारे वीडियोस में इन्होंने खुद वीडियो में जो है वो अपनी कहानी सुनाई है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मेरा आज जो आपको मेन चीज बताने का इनका मकसद जो है वो ये है कि 1970 में जब पाकिस्तान से युद्ध की बारी शुरू हो गई, तो इंदिरा गांधी उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ को बुलाया अपने यहाँ और उनसे बोला, सैम मानेकशॉ, हमको पाकिस्तान से युद्ध लड़ना है, क्या आप तैयार हैं? इन्होंने उस टाइम इंदिरा गांधी की छवि इंटरनेशनली बहुत स्ट्रिक्ट लीडर की थी, भारत का नेतृत्व करती थी, जिस प्रकार अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उस दौरान उनकी छवि वैसी थी क्योंकि इमरजेंसी उस दौरान अभी तक लगी नहीं थी, इसके बाद इमरजेंसी लगी थी। तो क्या हुआ, इन्होंने जो है वो इंदिरा गांधी जो कि इतनी बड़ी नेता है, मतलब प्रधानमंत्री को साफ साफ शब्दों में मना कर दिया, मेरी सेना लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। यदि आप जबरदस्ती लड़ाई करवाती हैं, तो ये मैं भाव बता रहा हूँ, एग्जैक्ट शब्द नहीं थे ये उनके, यदि आप लड़ाई करवाती हैं पाकिस्तान से, तो हम जो है वो 10-15 दिन भी नहीं टिक पाएंगे और हम हार जाएंगे। तो इंदिरा गांधी ने बोला, आप कैसे एक प्रधानमंत्री को मना कर सकते हो ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि उस टाइम खौफ था इंदिरा गांधी का। लेकिन सेना अध्यक्ष ने जो है वो साफ मना कर दिया कि नहीं लड़ पाएंगे। तो फिर बोले, इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि आप मुझे जो है वो 6 महीने का वक्त दीजिए, 6 महीने के बाद अगर आप युद्ध लड़ते हैं तो मैं आपको जो है वो गारंटी देता हूँ कि हम विजयी होंगे। और हुआ वही, 1971 में पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान में 90,000 सैनिकों ने जनरल मानेकशॉ के सामने जो है वो सरेंडर किया। 90,000 सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड है, जो कि मेरे ख्याल से द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज्यादा है कई मायनों में, है ना। तो 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने जनरल मानेकशॉ के सामने जो है वो सरेंडर किया। और इन्होंने जो 90,000 सैनिक थे, वहां पर जब वो सैनिक जो है वो पाकिस्तान गए, तो इनकी जो है वो खूब तारीफ करते थे, इनके बारे में बहुत ज्यादा जो है वो तारीफ सुनने में आती थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो युद्धबंदी बने हुए सैनिक थे उनका अपने सैनिकों से ज्यादा ध्यान रखा। वहां पर जो है वो सैनिक जो है वो इनकी तारीफ करते थे कि भारतीय सैनिक बाहर सोते थे और हम जो है वो पक्के घरों में सोते थे, टेंट में सोते थे। तो युद्धबंदियों को इतना ज्यादा ख्याल रखा था, क्योंकि इनका ऐसा मानना था
कि जंग में जो है वो जरूर हमारा दुश्मन था, लेकिन रियल लाइफ में एक सैनिक जो है वो सैनिक होता है, उसको सैनिक की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। ऐसे विचार थे इनके, है ना। तो जब जैसे 1971 में 90,000 सैनिकों ने इनके सामने सरेंडर किया, तो हमारे सैम मानेकशॉ जो थे, इनका जो व्यक्तित्व था भारत में उभर कर आया और ये हीरो बन गए एक भारत में। तो इनकी जो है जबरदस्त पॉपुलैरिटी हो गई, कई हद तक कुछ महीनों में इंदिरा गांधी जी से भी ज्यादा। तो अब इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान जो हमारे देश का सेना होती है ना, वो सेना के पास इतनी ताकत होती है कि वो जो है वो देश का तख्ता पलट कर सकती है, सरकार पलट सकती है। अगर अभी भारत का चीफ चाहे, जनरल जो आर्मी चीफ है, वो चाहें तो अपनी आर्मी के थ्रू हथियारों के दम पर पार्लियामेंट पे कब्जा कर लें और खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दें, ऐसा हो सकता है। तो यही जो खासियत, यही जो बात थी ना, इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं से पता चल गई कि जनरल सैम मानेकशॉ जो है वो दिल्ली पर कूच करने वाले हैं और तख्ता पलट करने वाले हैं। इसको वर्ड बोला जाता है, यूज किया जाता है, तख्ता पलट। तख्ता पलट में क्या होता है, सेना जो है वो देश पर शासन करने लगती है, क्योंकि सेना के पास हथियार है, जिसके पास ताकत है उसके पास सब कुछ है, तो सेना जो है वो कर सकती है। अब इस दौरान इंदिरा गांधी को जब इसका भय हुआ, तो उन्होंने जनरल सैम मानेकशॉ को बुलाया और उनसे पूछा, मुझे पता चला है कि आप तख्ता पलट करने वाले हैं, फिर से मैं आपको भाव सुना रहा हूँ, शब्द ये नहीं होंगे। तो इन्होंने, इंदिरा गांधी ने इनसे बोला कि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जो है वहां पर तख्ता पलट करने वाले हो आप, जनरल सैम मानेकशॉ से पूछा। तो सैम मानेकशॉ ने रिप्लाई में उनका उत्तर दिया, आपको क्या लगता है, क्या मैं ऐसा करूंगा? तो उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने जो है वो मना कर दिया, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। तो बोले फिक्र मत करिए, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा ऐसा। यहाँ पर इस अहमियत, इस जो इनका डिसीजन था, इसकी अहमियत कितनी बढ़ जाती है, आपको पाकिस्तान के इतिहास से पता चलेगा। पाकिस्तान में हर बहुत बार, पता नहीं, मुझे तो एग्जैक्टली पता भी नहीं है कितनी ही बार जो है वो तख्ता पलट कर चुकी है सेना, बहुत बार। जनरल मुशर्रफ का केस 1999 में जो हुआ था, वो यही केस था। वहां पर जो है वो एक तरह से तख्ता पलट जो है वो पाकिस्तान की आर्मी ने कर दिया था, प्रधानमंत्री को हटा दिया था, खुद अपने हाथ में शासन ले लिया था। यहाँ पर सैम मानेकशॉ जैसे लीडर थे, सेना अध्यक्ष थे, जिनके पास जनता का सपोर्ट था, वो चाहते तो इंदिरा गांधी को तुरंत हटा सकते थे पद पे, और वो खुद अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर सकते थे, एक तानाशाह की तरह जैसे बन सकते थे। लेकिन भारत की ये खूबी है जो कि उसे दुनिया से जो है वो अलग बनाती है, एक सेना प्रमुख जिसके पास इतनी ताकत है कि वो भारत पे आसानी से शासन कर सकता है, वो प्रधानमंत्री के सामने साफ मना कर देता है कि मुझे पीएम की पोस्ट बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, या फिर मुझे कोई लेना देना नहीं है। और वहीं पाकिस्तान जैसे जो सरीके देश हैं, उनके सैनिक तानाशाह जो है इस ताकत का जो है वो फायदा उठाते हैं। ये हमारी आत्मा है, ये भारत की आत्मा है। हमें पद जरूर मिले, लेकिन हम जो है वो सिस्टम को बनाए रखते हैं, हम जो है वो तंत्र में विश्वास करते हैं, और हमारे इन्हीं लीडर्स की वजह से, जनरल सैम मानेकशॉ और के एम करियप्पन जैसे लीडर्स की वजह से हमारा लोकतंत्र अभी तक बना हुआ है, दृढ़ता से बना हुआ है। ऐसी चीजें जो है वो लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करती हैं, जिसके कारण से जो है वो हमारा फ्रीडम बनी रहती है। नहीं तो जो है वो देश में अस्थिरता का माहौल होता है। कई देश हैं ऐसे, आपको इतिहास पढ़ोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, तो आपको कई देश ऐसे मिल जाएंगे जहां पर सैनिक तानाशाही ने जो है वो रिकवर किया और देश में जो है वो हलचल मचा दी। और उन सभी देशों का इतिहास है, जितने भी देशों में ऐसा हुआ है, वहां पर जो है वो लोग खुशी से नहीं रह पाए, चैन से नहीं रह पाए, वहां पर जो है लगातार हत्याएं और युद्ध की चीजें चलती रहती हैं। ये हमारी भारत की खूबी है। ऐसे हमारे यहाँ जनरल सैम मानेकशॉ जैसे लीडर हुए हैं, ऐसे हमारे यहाँ सेना प्रमुख हुए, ऐसे जवान हुए जिनके पास ताकत होते हुए उन्होंने उसका कभी भी मिसयूज नहीं करा। ये भारत की खूबी है, तो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये थे सैम मानेकशॉ, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में मैंने आपको एक स्टोरी बताई, जिसके कारण से आपको सैम मानेकशॉ में जो है वो इंटरेस्ट जगे, और जो है इनके बारे में आप कभी जो है वो कोशिश करें इनके बारे में जानने की, है ना। तो इंदिरा गांधी का दशक खत्म होता है, और इसी दौरान में आपको एक बच्चों ने एक सॉन्ग तैयार किया है, मुझे सुनाते हुए उसको कोई भी, देखिए बच्चों ने बहुत कम छोटे से टाइम पीरियड में इसको तैयार किया है। मेरा एक ये दायित्व बनता है कि उनकी मेहनत को जाया ना जाने दूं, और ये सॉन्ग आपके सामने प्रस्तुत करूं, है ना। हो सकता है आप में से पसंद ना आए, किसी को मत आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बच्चों की मेहनत जो है वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन मैं आज के त्यौहार में इस प्रोग्राम को शामिल कर रहा हूँ। आपको जो सॉन्ग सुनाई दे रहा है वो आज ही बच्चों ने इसको तैयार करके भेजा है, तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ। जिन बच्चों को साउंड अगर नहीं आएगा, अगर आपको साउंड नहीं आता है, तो आप जो है वो जॉइन ऑडियो पे क्लिक करिएगा, आपको साउंड आने लगेगा। लहू को बहाया जिसने
पानी की देर से जवानी मिटा के बलिदान को तिरंगे के साए में कटाए जो सर है वो बलिदान वीर जन्मों जन्मों अमर है। तिरंगे की साए में कटाए जो सर है वो बलिदान वीर जन्मों जन्मों अमर है। जरूरत है फिर से उनकी, जरूरत है फिर से उनकी, हिंदुस्तान को भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को, भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को, भुला देंगे कैसे। थैंक यू। तो ये सॉन्ग था हमारे सामने कक्षा 9 की कशिश ने प्रस्तुत किया। कशिश, मुझे पता नहीं है आपके साथ और भी कोई था, मैंने आपसे पूछा था, आपका रिप्लाई नहीं आया, लेकिन बेटा बहुत शानदार, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना अच्छा गाना परफॉर्म किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी के लिए जो है वो मैं सभी की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने कम से कम जो है वो कुछ करा ताकि आपको जो है वो याद रह जाए इस त्योहार के बारे में, इस मूवमेंट के बारे में। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे आपको जो है वो इंडिया गेट दिख रहा है। इंडिया गेट जो है वो हमारे देश में जो है वो दो मॉन्यूमेंट्स है, स्मारक एक ऐसे ही है। एक इंडिया गेट है जो दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो हमारा जो है वो मुंबई में है ना। ये इंडिया गेट है दिल्ली में। आप कभी दिल्ली में जाएंगे अगर इंडिया गेट, हालांकि मैं भी नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने सुना नहीं है, देखा भी है वीडियो में। जो इंडिया गेट है इस पर जो है वो हर एक ईंट पर जो है वो शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, है ना। जितने भी शहीद हुए थे अंग्रेजों ने बनवाया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जितने हमारे भारतीय जवान शहीद हुए थे उनके नाम भी इस पर लिखे हुए हैं। और मुझे लेटेस्ट का नहीं पता कि अभी के जवानों के नाम लिखे हुए हैं कि नहीं, लेकिन आप अगर दिल्ली में जाएं तो कभी भी इस स्मारक को जरूर देखिएगा, है ना। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने आखिरी पोर्शन पे चलते हैं, जिसमें मैं 2 वीरों की कहानी आपको एक साथ सुनाने वाला हूँ। वो कहानी है करगिल युद्ध के विषय में, है ना। आप में से कई बच्चों ने ये कहानी सुनी हुई होगी ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर भी सुनाऊंगा क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी सुनी होगी। कई बच्चे जो है वो पहली बार सुन रहे हैं ये कहानी, इसके कारण से मैं बिल्कुल आपको सुनाना चाहूंगा। पहली कहानी है कैप्टन विक्रम बत्रा की। तो आपको जो पीछे मेरे तस्वीर दिख रही है, कैप्टन विक्रम बत्रा जी की तस्वीर है, और ये जो है वो करगिल युद्ध में जो है वो शहीद हुए थे। करगिल हमारा जो इलाका है, मैं छोटे बच्चे को यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ जिसके कारण से वो समझ सकेंगे कश्मीर का जो एरिया है वो कैसा एरिया है। यहाँ पर आपको जो मैप दिख रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया दिख रहा है, करगिल का एरिया है। यहाँ पर जो है वो कई सारी चोटियां हैं, बहुत सारी जो है यहाँ पर चोटियां हैं, पहाड़ी चोटियां हैं, जिस पर जो है वो 1999 में पाकिस्तान ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। यहाँ पर आपको ये वाले मैप में अच्छे से दिखेगा। तो ये वाली देखिए, आपको ये ढेर सारी आपको जो चोटियां दिख रही है ना पहाड़ियों की, इस पर बर्फ जमी रहती है, और ठंड के दिनों में दोनों ही सेनाएं क्या करती हैं, इससे नीचे आ जाती हैं। तो ये करगिल वाला इलाका है जहाँ पर ढेर सारी चोटियां हैं। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, 1999 में पाकिस्तानी सेना जो है वो, ठंड के दिनों में हमारी सेना नीचे उतर आई थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने क्या करा, हमसे पहले ही जो है वो करगिल की कई चोटियों पर जाकर कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा कर लिया तो भारतीय सेना को बड़ी देर से पता चला इस बारे में, और इस दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री थे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने जो है वो करगिल युद्ध पर जो है वो अपना उनको जो है वो पीछे रखा गया। सेना ने कुछ हद तक इसको लाइट में लिया, सेना को लगा कुछ घुसपैठ हुई होगी, हम संभाल लेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री को इसमें शामिल नहीं किया। जब तक शामिल किया प्रधानमंत्री को, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो बहुत ज्यादा चोटियों पर जो है वो कब्जा कर चुके थे। तो इस दौरान जो है वो हमारी सेना ने फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू करी उस पर, और करगिल की चोटियों पर जो है वो हमला शुरू किया गया। लेकिन करगिल की चोटियों पर जो थी वो जो लड़ाई थी
वो जो दुश्मन बैठा हुआ था वो ऊपर बैठा हुआ था और उसे ऊंचाई का जो है वो फायदा मिल रहा था। और भारतीय सैनिकों को जो है वो ऊंचाई पे जाने, पहाड़ी पे चढ़ने में दिक्कत होती है ना, सामने वाला ऊपर से तो आसानी से देख लेता है, लेकिन नीचे से जो है वो परेशानी होती है और छुपने के रास्ते कई बार नहीं होते, कई बार चढ़ाई बहुत ज्यादा होती है, कई सारी परेशानी, और जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो ऑक्सीजन भी कम हो जाती है और वहां पर कोहरा भी बहुत रहता है। इन सभी चीजों ने, प्राकृतिक चीजों ने जो है वहां पर लड़ाई को और ज्यादा मुश्किल बना दिया। तो भारतीय सेना को जो है वो खासी तकलीफ उठानी पड़ रही थी अपनी जो काबिल जो पाकिस्तानी चौकियों को हराने के लिए। उसमें से एक कहानी जो लेके आया हूँ मैं, विक्रम बत्रा जी की लेके आया हूँ। ये जो थे वो सेना की जैक टुकड़ी से वास्ता रखते थे। सेना की जो टुकड़ियां होती हैं वो अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग होती हैं। इनकी जो जैक राइफल्स थी, जो इनकी कंपनी कमांड थी, उनका जो नारा था, एक हर एक जो कोर होती है, हर एक जो टुकड़ी होती है उसका अपना एक नारा होता है। तो इनका नारा था जय माँ काली, है ना। तो ये जो है वो नारे क्यों होते हैं, ताकि उत्साह दे सके। तो इनकी टुकड़ी को पहले एक तोलोलिंग की पहाड़ी थी वहां पर, उसको तोलोलिंग नाम है उसका पहाड़ी का, उस पर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा था। तो इनको जो है पहले वहां पर भेजा गया, लेकिन ये रिजर्व में रहे। इनके पहले जो है राजपूताना राइफल्स ने जो है वो तोलोलिंग पे कब्जा कर लिया। ये रिजर्व में रहे, इनको लड़ने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने तोलोलिंग पे कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद इनकी टुकड़ी को जो है वो दूसरी जगह पे भेजा जा सका, क्योंकि बहुत सारी पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने। तो ये जो है वो दूसरी टुकड़ी पर दूसरी जगह पर गए, और दूसरी जगह पर जो है वो जो पीक कही जाती है वो 5110, उसको नाम देके रखे उन्होंने कुछ अंकों में, आप देखना चाहोगे तो बिल्कुल दिख जाएंगे वो। तो एक पीक का नाम जो है वो 5110 करके कुछ था, या 5010 कुछ ऐसी कुछ नंबर था। मैंने बताया आपको फैक्ट के बारे में, मैं नहीं जानता। तो उस पीक पर जो है वो इनको एक इनके साथी को, दो लोगों को जो है वो आगे भेजा गया था कि आप लड़ो। और वहां पर जो है वो ऑलरेडी 18 ग्रेनेडियर्स, एक और टुकड़ी थी, वो ऑलरेडी बहुत सारी कैजुअलिटी झेल चुकी थी उसके पहले। तो जो है इनको भेजा गया वहां पर, और इन्होंने जो है हर एक जो कंपनी कमांडर होता है जिसको भेजा जाता है लड़ने के लिए, उसका एक सीक्रेट कोड होता है, जिसको वो आखिरी में देता है कि ये कोड देने के बाद क्या हो जाता है कि हम विक्ट्री पा चुके हैं, हम विजय पा चुके हैं, हमारा कब्जा हो चुका है। तो इनका जो कोड था वो ये दिल मांगे मोर था। आप में से बहुत सारे बच्चों ने पेप्सी की पुरानी एडवर्टाइज नहीं देखी होगी। पुरानी एडवर्टाइज में जो पेप्सी की टैगलाइन थी वो थी ये दिल मांगे मोर। तो जो कैप्टन विक्रम बत्रा जी थे, इन्होंने भी अपना कोड जो रखा था वो ये दिल मांगे मोर रखा था। और ये जो है वो इनके साथ एक और कमांडर थे, उन्होंने अपना कोड ओ या रखा था। तो इन्होंने जो है वो आसानी से फिर वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, कोई भी लड़ाई आसान नहीं होती है। तो अपना वीरता, जाहिर सी बात है इसमें घायल भी हुए ये, लेकिन उस चोटी को जो है वो फतह कर लिया। इस दौरान इनकी कुछ गोलियां भी लगी थी, कहाँ कहाँ लगी थी वो कुछ ज्यादा डाटा नहीं है, लेकिन घायल हुए थे। तो ये जो है वो वहां पर पहुंच गए। और अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर भारतीय का, इनकी जो टुकड़ी थी इसमें से एक भी सैनिक जो है शहीद नहीं हुआ था। करगिल में जो है वो 150 से ऊपर सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन वो आंकड़ा फिक्स नहीं, क्योंकि कई घायल हुए थे और कई की डेड बॉडीज नहीं मिली, वो सारी चीजें बातें हैं, है ना। तो वो वहां पर जो है वो हमारे सैनिक शहीद हुए थे। और इनकी टुकड़ी की खासियत ये रही, जब उन्होंने 5110 को जब कब्जा किया, जो भी पॉइंट था उसकी चोटी का, इनके टुकड़ी का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ था। तो ये इनकी एक खूबी थी। अब ये वहां से जीत कर आ गए थे, तो इनकी कंपनी को एक और ऑर्डर मिला। दूसरी पीक थी एक 40-20 ऐसी कुछ नाम था उसका, दूसरी पीक पर भी इनको जो है वो भेजना, इनकी कंपनी को भेजा गया। तो ये थोड़े से घायल थे और चैतन्य अवस्था में, मतलब जब बंदा इतनी लड़के आ रहा होता है थक जाता है ना, तो ये जो है वो सो रहे थे। इनके जो लीडर थे, इन्होंने दूसरे जो टुकड़ी में दूसरा लीडर होता है उसको जो है वो लड़ने के लिए भेज दिया गया वहां पर दूसरी पहाड़ी पर। और वो जब लड़ रहे थे तो उन पर जो है वो हैवी शेयरिंग हुई। हैवी शेयरिंग मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गई, बहुत ज्यादा गोलीबारी होने लगी, तो वो फंस गए। उनके पास एम्यूनेशन भी खत्म हो गया, क्योंकि वो एक पूरा दिन जो है वो लड़ रहे थे। तो ऊपर अब पहाड़ी पे बंदा जा रहा है लड़ने के लिए, तो गोलियां चलाएगा, गोलियां खत्म भी होंगी, तो लाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो जो है वो इनको जो है वो इनको कंपनी कमांडर भेजने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी घायल थे और थके आ रहे थे। लेकिन इन्होंने जो है वो फोर्स किया, इनको जो है जबरदस्ती इनके कंपनी कमांडर को बोला कि सर मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दीजिए। और जब तक जो है इन्होंने जब पहली चोटी जीती थी, उसकी वीरता की कहानी पाकिस्तान तक पहुंच गई थी। और जो है वो पाकिस्तानी सेना में इनका खौफ था, और भारतीय सेना इनके नाम से बहुत। जैसे ही ऊपर जो टुकड़ी लड़ रही थी, इनके सैनिक जो साथी लड़ रहे थे, उनको पता लगा कि आपका एमिनेशन खत्म हो रहा है, तो आप थोड़ी देर और लड़िए, विक्रम बत्रा जो है वो आपके पास आ रहे हैं। जैसे विक्रम बत्रा का नाम लिया तो इनको वो जो है वो शेर शाह बोलते थे। जो टुकड़ी में इनका जो नाम चलित था वो शेर शाह था।
क्योंकि लड़ते इस कदर थे, लड़ते इतनी जाबाजी से, इनका नाम शेरशाह पड़ गया था। तो जैसे उनको पता चला कि विक्रम बत्रा सर आ रहे हैं, तो उस टुकड़ी में जो है वो खुशी दौड़ गई, उनमें जोश दौड़ गया कि विक्रम सर आ रहे हैं, अब तो हम जीतेंगे, अब तो हमारा सब कुछ हो गई। और जो है वो ऐसा हुआ भी। इन्होंने जो है वो उधर जाकर जो है वो फ्लैट एरिया था एक, वहां पर उस जगह को भी जीता। लेकिन जब आगे बढ़ रहे थे, एक चोटी उसी उसी हिली एरिया पे और ज्यादा चोटी कवर करने के लिए जा रहे थे, तो इनके एक साथी को गोली लग गई, और उस साथी को बचाने के लिए इन्होंने अपने एक साथी से बोला कि जो है वो मुझे आप कवर, अपन दोनों जो है वो इसको खींचकर छाव में ले आएंगे, बचा लेंगे ताकि जान बच जाए इसकी। तो इन्होंने बोला, इनके साथ जो साथी था वो शादीशुदा था, तो इन्होंने बोला कि सामने मैं रहूंगा क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है, और मैं जो है वो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम्हारे घर में बीवी बच्चे हैं, तो तुम पीछे रहना, मैं आगे रहूंगा। ये आगे रहे, और अनफॉर्चुनेटली जिसका डर था वही हुआ। जब उनको उनका जो घायल व्यक्ति था, उनको सैनिक था, उनको उठाने लेके जा रहे थे, तो एक स्नाइपर राइफल ने इनके सीने पे गोली मारी, और वहां पर जो उसके बाद अगला जो है वो एक मोटर मतलब रॉकेट लॉन्चर जैसे होते हैं जो कि फटते हैं, तो उसमें से पिघला हुआ लोहे के छर्रे निकलते हैं, और वो लोहे का छर्रा जो है इनके सर में धंसा, और कैप्टन विक्रम बत्रा जो है वो वहीं पर शहीद हो गए। तो विक्रम बत्रा ने एनडीए से ज्वाइन करी थी, और ये कैप्टन थे, और अधिकारी, इनका लाइव इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, है ना। तो ये थे हमारे, इनका एक क्वार्ट था जो कि पीछे लिखा हुआ है, आई विल आइदर कम बैक आफ्टर राइजिंग द इंडियन फ्लैग इन विक्ट्री और रिटर्न रैप्ड इन इट। हिंदी का मतलब ये होता है कि मैं वापस तो आऊंगा, इतना तय है कि मैं वापस आऊंगा, चाहे तो तिरंगे को लहरा कर आऊंगा, चाहे तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। ये इनके क्वार्ट थे, ये इनके शब्द थे। और ये दिल मांगे मोर तो फिर उसके बाद बहुत ज्यादा हिट हो गया, और पूरे देश में विक्रम बत्रा का नाम हो गया। तो आप में से कई लोगों ने पहली बार कहानी सुनी होगी। आई होप आपको मजा भी आया होगा। अगले पार्ट के लिए और आखिरी पोर्शन के लिए, जिसमें मुझे सेल्फी भी क्लिक करना है, एक बार और आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, इसलिए आखिरी बार एक बार और फिर से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है। जो बच्चे आखिरी बस खत्म करने वाले हैं प्रोग्राम, बस एक कहानी और सुना के मैं खत्म कर दूंगा। तो जो बच्चे सेल्फी में रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, बस आखिरी बार बस। आजा मेरे दोस्तों को सलाम दे, ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क भर, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून गए। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो मेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरे आन सदा, चाहे जान मेरे लिए रहे ना रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बढ़ के, मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। आज की कहानी, आखिरी कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कि फिर से करगिल वॉर मेमोरियल से जुड़ी हुई है, करगिल वॉर से जुड़ी हुई है, 1999 से जुड़ी हुई है। आपको जो पीछे दिख रहे हैं, ये हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। योगेंद्र यादव जी जो थे वो भारतीय सेना में 1999 में युद्ध में शामिल थे, और जो है
इनका काफी योगदान रहा है, कैसा योगदान रहा है उसके बारे में बहुत सारे बच्चों ने सुनी होगी। योगेंद्र सिंह यादव की कहानी मैंने बताई है। आप अगर ब्रीफ में सुनना चाहेंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये परमवीर चक्र विजेता जो होते हैं वो भारत का सबसे प्रेस्टिजियस मेडल है, सबसे ज्यादा उच्च मेडल है जो कि युद्ध क्षेत्र में दिया जा सकता है। तो वो परमवीर चक्र विजेता हमारे साथ योगेंद्र सिंह यादव जी जो हैं वो आज भी जीवित हैं और वो अपनी कहानी खुद बताते हैं। तो आप YouTube पर इनकी कहानी इनके मुंह से सुन सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सुनाऊंगा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि योगेंद्र सिंह यादव जी जो थे, इन्होंने जो है वो कारगिल की एक चोटी थी टाइगर हिल, वहां पर जो है वो इन्होंने अपना योगदान दिया था। और ये जो थे घातक प्लाटून थी एक, उसमें जो है वो शामिल थे। और उन्होंने वो पहाड़ी जो थी एक आगे सामने ऐसी कुछ थी, मतलब इस साइड जो था वो सपाट एरिया था और इस साइड खड़ा एरिया था। सामने से यहाँ पर इधर से जाते तो क्या होता, पाकिस्तानी सैनिक जो चोटी पे बैठे हुए थे वो आसानी से मार सकते थे, है ना। और अगर इस चीज को अगर मूवी के रूप में देखना है तो एक लक्ष्य मूवी में जो है वो इसी का थोड़ा बहुत इंसिडेंट आपको मिल जाएगा, तो वो भी देख सकते हो आप, लक्ष्य मूवी अगर देखना चाहो तो। इन्होंने जो है वो भारतीय सेना ने डिसाइड किया कि हम सामने से तो हमला करते ही रहेंगे, लेकिन एक टुकड़ी को पीछे से भेजेंगे ताकि पीछे से वो पहाड़ी चढ़कर जो है वो ऊपर जो है वो मार सके। तो ये जो है उस टुकड़ी में शामिल थे। वो टुकड़ी जो है वो पहाड़ी ऊपर चढ़ी और बड़ी ऊंची बिल्कुल दुर्गम पहाड़ी थी वो। ऊपर चढ़े तो किस्मत इतनी थोड़ी बहुत साथ दी कि थोड़ी बहुत पाकिस्तानी सैनिकों ने झांक कर नहीं देखा कि इस साइड से आ सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिरी में जो है वो पाकिस्तानी सैनिकों को पता चल गया कि सैनिक यहाँ से आ रहे हैं और उन्होंने क्या करा, गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें से जो है बहुत सारे जवान शहीद हो गए। उसके बाद भी कई जवान शहीद हो गए थे, लेकिन इनकी टुकड़ी में जो है वो कई ऐसे कमांडर थे जिन्होंने जो है वो लड़ाई जारी रखी और जो है उस चोटी पर जो है वो लगभग कब्जा कर ही लिया था। इस दौरान जो है इनको भी गोली लगी और इनके कई सारे सैनिक जो है इनके साथी जो थे वो मारे गए और लगभग सभी साथी खत्म हो गए। आखिरी में जब ये बचे हुए थे तो इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी, इनके हाथ पैरों में इतनी ज्यादा गोली लगी हुई थी, तो इन्होंने जो है पहले तो इनको लगा कि मैं मर गया हूँ। तो जो है वो कई बहुत सारी छोटी छोटी बातें, इनको एक बार ऐसा लगा कि इनका जो है वो हाथ अलग हो गया है, तो इनके साथी ने बोला नहीं सर आपकी केवल उंगली कटी है, आपको कुछ भी नहीं हुआ, आपका हाथ वहीं का वहीं है। लेकिन उसके बाद ये सब भी हुआ कि इनका हाथ जो है वो पूरी तरह से अलग हो गया था, पूरी तरह से ऐसा मांस, उसकी हड्डी दिखने लगी थी। तो इन्होंने क्या करा, अपने उस हाथ को जो है वो अपने बेल्ट की सहायता से उसको बांधा और जो है एक हाथ से जो है वो अपनी सैनिक वो टोली जो छोटी थी उस पर पाकिस्तानी सैनिकों को मार चुके थे, लेकिन वहां से पाकिस्तानी सैनिक और आते रहते थे। अब जो आ रहे हैं उनको तो पता नहीं कितने लोग मर गए कितने लोग जिंदा हो गए। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपने मशीन गन ली अपने साथियों की और उसको अलग अलग जगह पे लगा दिया और खुद अकेले 4-5 जगह पे जाकर फायरिंग करते थे, जिससे जो आ रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक उनको लगे कि अकेला जिंदा नहीं है, बहुत सारे लोग जिंदा है। लेकिन जो है उस दौरान क्या हुआ, अकेले कब तक लड़ते। तो एक इंसिडेंट एक टाइम ऐसा आया कि ये जो है वो बिल्कुल चित्त हो गए और जो है वो उसी दौरान उसको गोली चलाने से पहले जो है कि घटना है कि इनके पास जो है वो जब सब लोग शहीद हो गए थे इनके साथी, तो पाकिस्तानी सैनिक आए देखने के लिए कि कौन बचा है कौन जिंदा है। तो वो पाकिस्तानी सैनिक आए, जितने लोग मरे हुए थे, जितने हमारे जवान शहीद हुए थे, सबको गोली मारने लगे। वहां पर गोली मारने लगे तो शरीर उनके ऐसे उचकते जो भी मर रहे थे। अब ये जिंदा थे, थोड़ी बहुत जान बाकी थी इनको, तो ये जो है वो मरे होने का नाटक करते रहे, क्योंकि घायल बहुत ज्यादा थे तो उनको यही लगा। एक पाकिस्तानी सैनिक इनके पास आया और जो है वो इनके जो है वो गोली मारी, किस्मत सीने पे गोली मारी थी, लेकिन सीने में किस्मत से अच्छा रखा था, ये कुछ कॉइन रखे हुए थे, तो वो गोली कॉइन में लगी और इनको थोड़ा सा झटका तो लगा। पहले तो इनको ऐसा लगा कि ये जो है वो अब नहीं बच पाएंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली जो है ये बच गए उस हमले से भी। उसके बाद क्या करा, इन्होंने एक ग्रेनेड निकाला और उस ग्रेनेड को जो है वो खोलकर जो है वो ऊपर की तरफ फेंक दिया और वो ग्रेनेड जो है वो पाकिस्तानी सैनिक की जो टोपी होती है ना, ठंड में जो कैप लगाते हैं, उसमें गिरा। वो जैसे ही उसमें गिरा तो वो जैसे फटा तो पाकिस्तानी सैनिक जो है उसमें मारे गए। एक इंसिडेंट ये हुआ था। और उसके बाद इन्होंने क्या करा, इनको ऐसा देवीय आभास हुआ कि कोई इनसे बोल रहा है कि बेटा तू ये जो नाली दिख रही है ना, यहाँ से सरक जा, यहाँ से नीचे की तरफ गिर जा। और इन्होंने वैसे ही करा, अपने हाथ को संभालते हुए घायल अवस्था में, बिल्कुल मरणासन अवस्था में, से 20 से ज्यादा गोली लग चुकी थी इनको। मरणासन अवस्था में उस नाली की तरफ बढ़े और नाली से फिसलते हुए जो है वो नीचे आ गए। और जब नीचे आए तो पहले तो इनको लगा कि मैं पता नहीं कहाँ से फिसल के कहीं पाकिस्तान में तो नहीं आ गया हूँ,
लेकिन कुछ देर बाद भारतीय सैनिकों ने इन्हें देख लिया और जो है इनकी तरफ दौड़े इनको बचाने के लिए। इनको बचा लिया गया और सबसे अच्छी बात ये रही कि ये जीवित थे तो इन्होंने कंपनी कमांडर को बता दिया कि पाकिस्तानी सैनिक हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमने ऐसा ऐसा कर दिया, पाकिस्तानी सैनिक आ रहे हैं, इस जगह से आ रहे हैं, पूरी लोकेशन बता दी उन भारतीय सैनिकों को। तो इनकी बताई हुई लोकेशन के कारण से ही वो हिल को जो है वो वापस से कब्जा कर पाए और इनको जो है वो इनके साथ एक थोड़ी सी ट्रेजेडी ये हुई, इनके साथ एक और था इन्हीं के नाम जैसा योगेंद्र यादव, जहां तक उनका भी नाम योगेंद्र यादव ही था, तो वो शहीद हो गए थे इस दौरान। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अगर आप एक मूवी देखोगे जो कि करगिल मूवी है, करगिल नामी मूवी पर, उसमें आपको इनका सीन दिख जाएगा, मनोज वाजपेयी जी ने निभाया है ना। तो वो जो है वो इनके साथ थे वो। तो ये जो है ये तो बच गए लेकिन वो शहीद हो गए थे। तो सेना को लगा कि वो ही थे योगेंद्र यादव। तो पहले तो इनकी घोषणा कर दी गई कि परमवीर चक्र दिया जाता है मरणोपरांत, लेकिन बाद में पता चला ये जिंदा थे, ये बच गए थे उस घायल अवस्था से और इनको जो है वो फिर जो है वो परमवीर चक्र दिया गया और ये आज भी जीवित हैं, परमवीर चक्र विजेता की श्रेणी में आते हैं और हमारे देश के नायक हैं। तो 1999 के युद्ध में जो है वो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये थे आपके पास योगेंद्र यादव जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो हमारी ये कुछ सैनिकों के बारे में मैंने आज बहुत, चूंकि आप देख रहे हो टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैंने कुछ सैनिकों के बारे में, मैंने उनके जीवन का बहुत छोटा टुकड़ा आपको बताया है। उनके बहुत बड़ा टुकड़ा जो है वो मैंने रहने दिया है ताकि आप में, मेरा जो मेन उद्देश्य था वो आपके अंदर इंटरेस्ट जगाना था, ताकि हमारे आपको मालूम हो कि हमारे देश में सभी लोगों ने कितना योगदान दिया और आजादी के बाद भी कितना योगदान दिया और अभी भी दे रहे हैं। जिसमें से अभी मैंने बहुत सारे योगदान नाम छोड़े दिए, जिसमें से मिसाइल मैन हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उनके बारे में आपको कुछ नहीं बताया है। एक टीएन सेशन सर थे जिन्होंने जो है वो चुनाव आयोग के लिए इतना ज्यादा योगदान दिया। तो उनकी आजादी के बाद ऐसे अधिकारियों, ऐसे नागरिकों, ऐसे वैज्ञानिकों की सहायता से जो देश आगे बढ़ रहा है ना, उनका नाम नहीं लेंगे तो अपमान है स्वतंत्रता दिवस मनाने का। तो हालांकि हमारे पास टाइम की कमी थी, अगली बार कभी कोशिश करेंगे उनके बारे में भी चर्चा करने के लिए। तो मेरे से जितना हो सका मैंने आपको कोशिश करी कि इस जो दिन था, इस दिन को थोड़ा सा मेमोरेबल बना दूं और आपको कुछ नॉलेज दे सकूं। आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज आज जरूर मिला होगा। इसी के साथ जो है वो आज की जो त्योहार था उसको खत्म करते हैं और आखिरी सेल्फी के लिए सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर लें, जो बच्चे कर सकते हैं वो कम से कम कर लें, ताकि जो है मैं एक स्क्रीनशॉट ले सकूं और जो है आपका जो है वो स्क्रीनशॉट अपने स्कूल के इतिहास में दर्ज हो जाए, ताकि हमने कैसे त्योहार मनाया था वो हमारे पास जो है वो हमारे पास एक प्रूफ है कि हमने कुछ इस तरह से अपना त्योहार मनाया था। तो सभी लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर लें कृपया कर। जिन बच्चों के नहीं हो रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, उनके हो जाएंगे। दो मिनट सभी लोग ऑन कर लें, फिर उसके बाद सभी लोग ऑन कर लें, फिर उसके बाद खींच रहा हूँ मैं। बैकग्राउंड म्यूजिक बजा देते हैं जब तक। अभी नहीं हंसना, जब बोलूं तब हंसना। चलिए ठीक, रेडी।